ट्रांसलेट माई सेल्फ निधि। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 9 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को पूरा एक्सप्लोर जरूर से करना क्योंकि चैनल में ऑलरेडी क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। तो देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपके मैथ्स का एक ब्रांच है दैट इज कंसर्न्ड विथ हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेड, समराइज्ड एंड देन एनालाइज्ड सो द कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, समराइज्ड किया जाता है ताकि और एनालाइज्ड किया जाता है ताकि उससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सके। सपोज करो स्कूल में आपका सर्वे हुआ जिसमें देखा गया कि कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, कितने बच्चों को फिजिक्स पसंद है, कितने बच्चों को केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, जितने भी बच्चों को मैथ्स पसंद है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें मैथ्स पसंद था, 150 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें केमिस्ट्री पसंद था और 300 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें फिजिक्स पसंद था। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन निकला? इससे टीचर को समझ में आया कि हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट का नंबर कम है। दैट मीन्स उन्हें केमिस्ट्री पे फोकस करना है, केमिस्ट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। क्लियर? उसी तरीके से सपोज करो गवर्नमेंट ने सर्वे किया और देखा कि हर एक स्टेट में लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, हर एक स्टेट में जा जाके कैलकुलेट किया गया कि उस स्टेट में लिटरेट पीपल कितने हैं और इलिटरेट पीपल कितने। तो इससे उन्हें क्या समझ में आएगा, जब सर्वे होगा और डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाएगा तो पता चलेगा कि किस स्टेट का लिटरेसी रेट कितना है। जिन जिन स्टेट का लिटरेसी रेट आपका कम आएगा वहां के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैंने तो जस्ट आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया। तो समझ में आ गई बात की स्टैटिस्टिक्स आपका क्या होता है? तो वो मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है ताकि कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए। क्लियर? अब डेटा क्या है बच्चों? तो अ सेट ऑफ कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड डेटा। जहां जैसे मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया कि 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है, 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केमिस्ट्री पसंद है एंड 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स पसंद है। तो ये जो मेरा सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेट ऑफ फैक्ट है, ये कहलाएगा मेरा डेटा। क्लियर? आगे वेरिएबल्स। देखो, हर एक टर्म्स को आपको समझना जरूरी है, सिर्फ मैथ्स बना लेने से, सम्स कर लेने से नहीं होता। जब तक आप चैप्टर के बेसिक टर्म्स को नहीं जानोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं हर एक टर्म्स को समझा रही हूँ। तो स्टार्टिंग का जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो आप स्किप मत करना वीडियो को जरा सा भी, वरना आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखो, वेरिएबल क्या होता है? तो अ क्वांटिटी विच कैन वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ऐसा क्वांटिटी जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वैरी कर सकता है वो कहलाता है आपका क्या चीज? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो एज। अब एज, हर एक इंडिविजुअल का एज अलग अलग हो सकता है, हाइट, वेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, हर एक फैमिली में चिल्ड्रन का नंबर वैरी कर सकता है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा आपका क्वांटिटी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वैरी करता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स भी आपके 2 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। तो आओ अब उसे समझते हैं। अब देखो बच्चों, वेरिएबल्स का टाइप तो मैंने बताया, वेरिएबल्स आपके 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को ही हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। तो सबसे पहले देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? तो अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज। ऐसा वेरिएबल जो एक सर्टेन रेंज के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सके वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ अ पर्सन। अब जैसे आपने एक रेंज बनाया 5000 से, सैलरी का एक रेंज बनाया 5000 टू 6000, तो इसके बीच में आपका कोई भी वैल्यू आएगा, सैलरी कितना भी हो सकता है, 5050 हो सकता है, 5000.50 हो सकता है, दैट मीन्स 5050 पैसा, कोई भी रेंज हो सकता है आपका, 5500 हो सकता है, 5900 हो सकता है, इसके बीच का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सैलरी में आ सकता है, तो वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है?
तो अ वेरिएबल विच इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो आप कुछ रेंज बना रहे हो और उसके बीच का हर एक वैल्यू वो ना ले सके वो कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो अब आपने रेंज बनाया 2 से 4, 2 to 4 चिल्ड्रन का रेंज आपने बनाया, तो अब आपका इसके बीच का हर एक वैल्यू नहीं आ सकता। ऐसा कोई फैमिली होगा क्या जिसमें 2.5 चिल्ड्रन हो? ये कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। 2.3 चिल्ड्रन पॉसिबल हो? नहीं हो सकता। बट सैलरी के केस में ऐसा हो सकता है। सैलरी आपका 5000 से 6000 के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। क्लियर? हॉस्पिटल में आपने सर्वे किया और रेंज बनाया कि कैंसर के पेशेंट कितने, कोरोना के पेशेंट कितने। सपोज आपने एक रेंज बनाया, कोरोना का ही ले लो, आपने एक रेंज बनाया 100 to 200, तो 100 to 200 के बीच में हर एक पेशेंट इसमें, हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं आएगा। 150.5 पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है। ऐसा वेरिएबल जो उस रेंज के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ले सके वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो उस रेंज के अंदर हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ना ले सके वो कहलाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉ एंड एरेड डेटा। अब वो क्या होता है? सपोज करो आपको 10 चिल्ड्रन का मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 50, 25, 20, जिसने चॉक एंड स्लेट से पढ़ा उनका 50, 16, 27, 18, 45, 38, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 39 एंड 12। क्लियर? ये नॉर्मल आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका रॉ डेटा। अब जब इस डेटा को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो वो कहलाएगा आपका एरेड डेटा। क्लियर हुआ? नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो कहलाएगा आपका रॉ डेटा, और जब आप उसे सजा लो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो कहलाएगा बच्चों आपका एरेड डेटा। क्लियर? इसे असेंडिंग में सजाओ तो वो कहलाएगा आपका असेंडिंग एरेड डेटा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो वो कहलाएगा आपका डिसेंडिंग एरेड डेटा। क्लियर? अब आते हैं हम टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। दैट मीन्स डेटा का टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट। तो देखो क्या है आपका डेटा का टेबुलेशन फॉर्म में अरेंजमेंट। सपोज 3 क्लास है आपका, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। क्लियर? तीनों में काउंट किया गया कि हर एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। तो देखा गया कि क्लास 6 में आपका नंबर ऑफ बॉयज है 8 और नंबर ऑफ गर्ल्स है आपका 20। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखोगे बॉयज, यहाँ पे आप लिखोगे गर्ल्स। क्लास 6 में नंबर ऑफ बॉयज कितना बोला था मैंने? 8, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना बोला था? 20। क्लियर? इसे हमने एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। क्लास 7 में जब काउंट हुआ तो देखा गया कि नंबर ऑफ बॉयज है आपका 15 और नंबर ऑफ गर्ल्स है आपका 12। सिमिलरली क्लास 8 में जब काउंट हुआ तो देखा गया कि नंबर ऑफ बॉयज है आपका 20 और नंबर ऑफ गर्ल्स है आपका 30। तो डेटा का टेबल के फॉर्म में अरेंज करना कहलाता है मेरा टेबुलेशन ऑफ डेटा। दिस इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या है फ्रीक्वेंसी? आपको सपोज करो 10 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 50। एग्जाम में 10 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है और मार्क्स गिवन है आपका 45, 45, 32, 48, 18, 16, 16, 32, 7, 7, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेटा कितने टाइम्स आपका आया वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रिपीटेशन है 45 है आपका, क्लियर, 48 है मेरा, नेक्स्ट आपका 32 है, 16 है एंड 7 है। अब आप देखो हर एक नंबर को काउंट करो तो आप देखोगे 45 मेरा 2 टाइम्स है ना। 16 अगर काउंट करूं मैं तो 16 मेरा 2 टाइम्स है। 32 काउंट करूं तो 32 भी मेरा 2 टाइम्स है। 18 भी है यहाँ पे, 18 मेरा 1 टाइम्स है, 7 मेरा 2 टाइम्स है एंड 48 भी मेरा 1 टाइम्स है। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 2 10। क्लियर हो गया 10।
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर डेटा कितने टाइम्स आया वही कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। यानी 45 की फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 2, 32 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। एक पर्टिकुलर डेटा जितने टाइम्स आता है वही उस डेटा का क्या कहलाता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमने समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट, अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें उसका फ्रीक्वेंसी भी दिखाया जाए वो कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका दो तरीके से होता है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है। पहले एग्जाम्पल में देखो मुझे गिवन है 20 चिल्ड्रेन का शू साइज, 20 बच्चे हैं जिनके शू का साइजेस मुझे गिवन है, ठीक है। अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बोला जाए तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि शू साइज देखो मुझे क्या क्या गिवन है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इन्हीं साइज के बीच में, इन्हीं नंबर के बीच में इनका साइज वेरी कर रहा है। तो मेरा 5 कॉलम बनेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी साइजेस, यहाँ पे मैं लिखूंगी टेलीमार्क और यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब देखो साइजेस में आपका हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7। क्लियर। 3 का काउंट करो तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके शू का साइज 3 है। तो आप क्या करोगे, टेलीमार्क बना दो 4, फ्रीक्वेंसी हो गया 3 का आपका 4 में अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4 भी आपका 4 है, 1, 2, 3, 4। क्लियर। 5 में अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 मेरा 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर, ये 5 पीस हुआ। 6 अगर मैं देखूं तो 6 कितना है बच्चों, 1, 2, 3 एंड 4, 6 है मेरा 4 पीस, 1, 2, 3, 4। और 7 अगर मैं काउंट करूं तो 1, 2 एंड 3, 7 है आपका 3। तो ये बन गया मेरा टेबल, ठीक है। इसमें आपको ग्रुपिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो मेरा साइज था ये देखो सिर्फ 5 में आके रुक गया। बट अगर अब सेकंड डेटा देखो, जो मैंने यहाँ पे सेकंड डेटा दिया है उसे अगर आप देखो तो उसमें बोला गया मुझे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का मुझे मार्क्स गिवन है। और देखो मार्क्स जो मुझे गिवन है, अगर मैं अरेंज करूं इसे, अगर मैं अनग्रुप करके अरेंज करूं तो आपको कितना लंबा टेबल बनाना पड़ेगा, आपको सब मार्क्स को लिखना पड़ेगा। कहां से आपका स्टार्ट हुआ है, सबसे लोअर अगर आप देखो तो 10, नहीं सॉरी 3, 10, सबको अगर आप लिखोगे तो आपका बहुत लंबा टेबल बनेगा। तो उस केस में हम ऐसा नहीं करते। जब मुझे गिवन डेटा, जो मेरा रेंज है गिवन डेटा का, छोटा रहता है तो हम नॉर्मली उसे इस तरीके से अरेंज करते हैं। बट अगर गिवन डेटा का रेंज मेरा बहुत बड़ा रहता है तो हम उसे ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कहने का मतलब मैं देखूंगी कि मेरा सबसे लोअर टर्म है मेरा 3, तो मैं अब इसे ग्रुप कर दूंगी। सबसे पहला मैं लिखूंगी 1 to 10, दैट मीन्स 1 to 10 मार्क्स जिसका भी है वो सारे मेरे इस टेबल में आ जाएंगे। क्लियर, फर्स्ट टेबल में। सेकंड में लिखूंगी 11 to 20, 11 से 20 मार्क्स जिसका भी है वो मेरे सेकंड में आ जाएंगे। थर्ड 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 एंड 61 to 70। देखो कितना छोटा में हो गया। अदरवाइज आपको 30 नंबर इस तरीके से लिखना पड़ता। तो जब मेरा बड़ा डेटा गिवन रहे जिसका रेंज बहुत ज्यादा रहे तो हम उसे क्या करते हैं बच्चों, उसे हम ग्रुप कर देते हैं। अब देखो 1 to 10 कितना है, तो आप देखो 1 to 10 मार्क्स कितना है, 3 है, 5 है एंड और कुछ है 10 है, 3, 5 और 10, दैट मीन्स 3 है। तो यहाँ पे टेली मार्क करो 1 to 3 और यहाँ पे लिख देना 3। सिमिलरली 11 to 20 काउंट कर लेना, 21 to 30 आप कर लोगे, मुझे पता है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा डेटा जिसको हम ग्रुपिंग नहीं करते, दैट मीन्स छोटा, जब आपका रेंज जब छोटा रहे तो हम उसे नॉर्मल करते इस तरीके से, वो कहलाता है मेरा अनग्रुप डेटा। और जब मेरा रेंज बहुत ज्यादा रहे, बहुत बड़ा रहे डेटा, तो हम उसे ग्रुपिंग कर देते, वो कहलाता है मेरा ग्रुप डेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों हमारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सपोज करो आपको 20 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया,
उसे रीअरेंज करने के लिए आपने इंटरवल्स लिया। आपने यहाँ पे लिया 10 to 20, फिर लिया 21 to 30, 31 to 40, इस तरीके से आपने इंटरवल्स लिया। अब पहले मैं बता देती हूँ, ये हर एक रेंज ये कहलाता है आपका क्लास इंटरवल। 10 to 20 कहलाएगा मेरा क्लास इंटरवल, 21 to 30 ये कहलाएगा मेरा क्लास इंटरवल, 31 to 40 ये कहलाएगा मेरा क्लास इंटरवल, और इस इंटरवल का ये जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है ये कहलाता है बच्चों लोअर लिमिट, और ये आगे वाला नंबर होता है ये कहलाता है मेरा अपर लिमिट। क्लियर, ये बात समझ में आया। अब आते हैं हम हमारे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सपोज करो मैंने एक क्लास इंटरवल लिया 10 to 20, तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, 10 to 20 का मीन्स 10 to 20 का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको 10 को भी लेना है, आपको 20 को भी लेना है, और उनके बीच के हर एक नंबर को लेना है। क्लियर, 10 to 20 क्लास इंटरवल में आपका 10 भी आएगा, ऐसा स्टूडेंट जिसका मार्क्स 10 आया है वो भी उसमें आएगा, ऐसा स्टूडेंट जिसका मार्क्स 20 आया है वो भी उसमें आएगा, और 10 से 20 वाले मार्क्स के बीच का हर एक नंबर इसमें आएगा। उसको हम कहेंगे इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सपोज अब मैं लेती हूँ 10 to 20 को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तब उस केस में क्या होगा, एक्सक्लूसिव में आपका लोअर लिमिट काउंट होगा बट अपर लिमिट आपका काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स मैंने लिया 10 to 20, अब अगर आप एक्सक्लूसिव ले रहे तो आपका फिर 20 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, यानी ये बनेगा मेरा 20 to 30, फिर ये बनेगा, मैंने यहाँ पे जो बनाया है ये है मेरा इंक्लूसिव और ये वाला है मेरा एक्सक्लूसिव, फिर ये हो जाएगा मेरा 30 to 40। अब आप सोच रहे होगे कि 20 यहाँ पे भी आ गया, 20 यहाँ पे भी आ गया, तो मैं 20 को किस क्लास में लूंगी, तो क्या होगा बच्चों, अगर आपका एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें आपका लोअर लिमिट काउंट होता है बट अपर लिमिट काउंट नहीं होता है। दैट मीन्स 10 to 20 के बीच में आपको ऐसे नंबर्स को लिखना है, ऐसे स्टूडेंट को लिखना है जिनका मार्क्स 10 आया है, और 10 से 20 के बीच का हर एक मार्क्स काउंट होगा बट 20 काउंट नहीं होगा। क्लियर, इसमें 10 काउंट होगा, 11 काउंट होगा, 12 काउंट होगा, 13 काउंट होगा, डॉट 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 तक आपका 19 तक काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा। सिमिलरली इसमें आपका 20 से लेके 29 तक काउंट होगा, अपर लिमिट आपका काउंट नहीं होगा। वेयर एज इन केस ऑफ इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका अपर लिमिट भी काउंट होता है और लोअर लिमिट भी काउंट होता है, बट एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका सिर्फ लोअर लिमिट काउंट होता है, अपर लिमिट काउंट नहीं होता है। क्लियर हुई बात। तो किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, अगर मेरा इंक्लूसिव है तो आपको बनाना पड़ेगा 10 to 20, फिर 21 to 30, फिर 31 to 40, बट अगर आप एक्सक्लूसिव बना रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा 10 to 20, फिर 20 to 30। दैट मीन्स इसका लोअर अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट बन जाएगा, फिर सेकेंड वाले का अपर लिमिट आपका थर्ड वाले का लोअर लिमिट बन जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट, तो ये तो बच्चों हमने समझ लिया कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखो इंक्लूसिव को हम डिसकंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव को हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इंक्लूसिव में क्या था मेरा 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30। तो देखो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, 1 से 10, फिर आपका 11 आ गया, 11 से 20, फिर आपका 21 आ गया। बट इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसा होता था आपका 1 to 10, फिर आपका रिपीट होता था यहाँ पे 10 to 20, फिर रिपीट होता था आपका 20 to 30। तो देखो इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो बनी रहती थी। क्लियर। तो ज्यादातर कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो सपोज अगर आपको क्वेश्चन गिवन है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और आपको उसे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसे किया कैसे जाता है, वो प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है कि हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो गिवन इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई भी दो कंटिन्यूअस ले लो, इसके अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालो, कोई भी दो ले लो, सब में वही आना है, एक के अपर लिमिट और दूसरे के लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो ये आएगा 1, उसे आपको 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, यानी ये जो आंसर आया ये कहलाता है आपका एडजस्टमेंट फैक्टर।
अब आपको क्या करना है, आपको जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी लोअर लिमिट में से इस एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना है और अपर लिमिट में इस एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐड करना है। दैट मीन्स 1 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूंगी तो ये बनेगा 0.5 और 10 में अगर मैं 0.5 प्लस करूंगी तो ये बनेगा 10.5। सिमिलरली इसमें भी करना है। 11 में अगर मैं 0.5 माइनस करूंगी तो ये बनेगा 10.5 और 20 में अगर प्लस करूंगी तो बनेगा 20.5। 21 में से माइनस करोगे तो 20.5 और 30 में प्लस करोगे तो 30.5। सिमिलरली इसमें भी 30.5 टू 40.5। तो देखो ये आपका कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट बन गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, हमने इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट मींस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में चेंज कर लिया। एडजस्टमेंट करने के बाद बच्चों जो आपका क्लास लिमिट्स आएगा उसे आप क्या बोलोगे, एक्चुअल क्लास लिमिट्स, और इसके लोअर लिमिट को बोलोगे एक्चुअल लोअर लिमिट्स और इसके अपर लिमिट को आप क्या बोलोगे, एक्चुअल अपर लिमिट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है बच्चों, तो एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है मेरा क्लास साइज। यहाँ पे आपका एक्चुअल अपर लिमिट है, किसी भी एक का निकाल लो, सेम ही आंसर आना है। एक्चुअल अपर लिमिट है मेरा 10.5 और एक्चुअल लोअर लिमिट है मेरा 0.5, माइनस करूंगी तो आएगा मेरा 10, तो ये कहलाएगा मेरा क्लास साइज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, तो एक्चुअल अपर लिमिट और एक्चुअल लोअर लिमिट के बीचों बीच का जो वैल्यू होता है वो कहलाता है आपका क्लास मार्क। दैट मीन्स एक तरीके से आप बोलो तो एवरेज। कैसे निकालोगे वो आप, 0.5 प्लस 10.5 करो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। इसे प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 11, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 5.5, यानी 5.5 कहलाएगा मेरा क्लास मार्क। समझ में? अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, वो देख लेते हैं। एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस अप टू दैट क्लास। दैट मीन्स क्या है, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मुझे यहाँ मार्क्स गिवन है, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। सपोज करो क्लास इंटरवल ले लो आप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। 10 to 20 के बीच का फ्रीक्वेंसी आया मेरा 5, दैट मीन्स 5 ऐसे स्टूडेंट है जिनका 10 से 20 के बीच में नंबर आया है। 20 to 30 के बीच का फ्रीक्वेंसी आया मेरा 16 और 30 to 40 के बीच का फ्रीक्वेंसी आया आपका 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस अप टू दैट क्लास। उस क्लास के ऊपर तक के सभी फ्रीक्वेंसी का सम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। दैट मीन्स 5 के ऊपर तो कुछ नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। अगर आप इस सेकेंड क्लास का अगर आप निकालने जाओ तो उसमें आपको 16 और 5, सेकेंड क्लास का फ्रीक्वेंसी 16 है और इसके ऊपर जितनी भी क्लास है उसका सम, यानी फर्स्ट के लिए आपका 5 हो गया, सेकेंड के लिए फर्स्ट और सेकेंड का सम 16 और 5 का सम 21। थर्ड के लिए अगर आप निकालोगे तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट का सम, फोर्थ के लिए निकालोगे तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट का सम। क्लियर, समझ में आई बात? यानी अगर आप इसका निकालना चाहो तो 20 प्लस 16 प्लस 5 दैट मीन्स 41। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके ऊपर तक के सभी क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी का सम। क्लियर? तो इस चैप्टर का जितना भी बेसिक टर्म था सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और सारे टर्म को रिवीजन करना, ताकि जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं जब एक्सरसाइजेस कराऊंगी तो मैं फिर से इस सारे टर्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 18A। तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि आप सारे टर्म्स को रिवाइज करके रखोगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।